बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। मुल्क अफवाहों की जद में है और अफवाहें हैं कि फैलती चली जा रही हैं, दम तोड़ने का नाम नहीं लेती। कोई कहता है जरदारी साहब पर फालिज का अटैक हुआ है, कोई कहता है जरदारी साहब की शरियान में मसला हुआ है, कोई कहता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम आपके पास अफवाहें शेयर करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम आपको हकायक बताने के लिए आए हैं। हमने गुज़िश्ता हफ्ते ये खबर आपको सबसे पहले पहुंचाई थी कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर सरगर्म नजर आते हैं और उन्होंने मीटिंग्स चेयर की हैं और एक मैसेज, वाज़े मैसेज जाने किसको उन्होंने दिया कि वो अब पाकिस्तान की सियासत में हैं और ये ना समझा जाए कि उनके वालिद अकेले हैं। ये वो मैसेज था जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कन्वे किया था और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल जो कि मची हुई थी वो काफ़ी अरसे तक जारी रही। और अब भी अगर आपने देखा और रोज़ाना की बुनियादों पर वज़ीर आज़म ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ और उनको बता रहे हैं कि पार्टी को कैसे चलाना है, कैसे संभालना है और किस तरह से मामलात को ठीक करना है। दूसरी तरफ एनआरओ का तफसीली फैसला आ चुका है और अब हुकूमत एक के गिर्द घेरा जो है वो तंग होता चला जा रहा है कि वो स्विस कोर्ट्स को खत लिखे हुकूमत को, और वो खत लिखेगी या नहीं लिखेगी। तीसरी तरफ मियां नवाज शरीफ एक मरतबा फिर मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ खड़े होने को तैयार नजर आते हैं, ये कहते हुए कि वो आपस में अदारों का जो टकराव है इदारों का वो नहीं होने देंगे और वो हुकूमत के साथ खड़े होंगे। इस्तीफों का मामला, गो जरदारी गो की तहरीक का मामला भी कहीं ना कहीं दबता नजर आता है। इसके अलावा सबसे अहम, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो एलाइज हैं, जिनको कहा जाता था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचते हैं या वो इशारों पर चलते हैं, वो पहली बार हुकूमत के साथ खड़े हैं। यानी मेरी मुराद है चौधरी शुजात हुसैन से। इसके अलावा फजलुर रहमान साहब एलाई तो नहीं है मगर वो अच्छी दोस्ती उनकी है असफंदियार वली खान से, और इसके अलावा ये जनाब अल्ताफ हुसैन साहब से, जिन्होंने कि आज कराची में खिताब किया और न सिर्फ खिताब किया बल्कि सदर जरदारी के साथ हमायत का भरपूर तरीके से ऐलान और यकीन दहानी भी करवाई। ये पाकिस्तान की सियासत में पहली बार हो रहा है कि एक तरफ अफवाहें हैं, साजिशें हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासी जमातें सियासी निज़ाम को इकट्ठा करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसकी बका के लिए, जमहूरियत के दिफा के लिए कहीं ना कहीं इकट्ठी ज़रूर नज़र आती हैं और शायद अपने अपने मफादात से बालातर भी हैं। इसी सूरत में अगर हम ये सवाल उठाएं कि इस वक्त जमहूरियत को लाहक खतरात के दौरान जो कि बातें हो रही हैं, अफवाहें हो रही हैं, क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो रही हैं? क्या सदर जरदारी पर वाकई दबाव है तो कैसा है? और इसके अलावा क्या सदर को तब्दील करने के हवाले से भी जो बातें आ रही हैं, क्या फिर मार्शल लॉ आ सकता है? जमहूरियत को कैसा खतरा है, किससे खतरा है और क्या हुकूमत के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है या कि मामला ठीक होने जा रहे हैं? ये वो सारे सवालात हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे आपके सामने। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में मेरे बहुत मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ हैं नबील गबोल साहब जो कि मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिफा करते रहे हैं पाबंदियों के बावजूद, और आज इनसे पूछेंगे पाबंदी उठी या नहीं उठी। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से जनाब शफकत महमूद साहब। मैं उनका तारुफ एनालिस्ट के तौर पर ज़्यादा करवाना चाहती हूँ लेकिन अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुके हैं, लिहाजा उनसे बात होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे बहुत मोहतरम मेरे उस्तादों में से जनाब हामिद मीर साहब जो कि पाकिस्तान के न्यूट्रल और अनबायस्ड लीडिंग एंकर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपको भी हमें ज्वाइन करने का। मैं गुफ्तगू का आगाज़ मीर साहब आपसे ही करूँगी। आज आपकी बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है जनाब जरदारी साहब से, क्या इंप्रेशन है आपको, क्या लगा कि वो कितने सेहतमंद हैं, और इसके आगे भी बहुत कुछ पूछना है। जी आसमा, बहुत शुक्रिया और आपके तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। दरअसल बुध को यानी परसों जो हमारा प्रोग्राम था कैपिटल टॉक, उसमें एहसन इकबाल साहब भी तशरीफ़ लाए थे, इनके साथ कमर ज़मान कायरा साहब थे। तो उस प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब ने हुकूमत पे बहुत खुल के तनकीद की, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि ये आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत के लिए दुआगो हैं। तो ये इनका एक ऐसा जेस्चर था कि जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो बहुत से लोग हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फिर उसी रात को यानी परसों रात को तकरीबन 12:30 बजे के करीब आसिफ जरदारी साहब ने दुबई से मुझे फ़ोन किया था। और उसके बाद फिर कल का दिन था जो उसमें भी कुछ SMS मैसेजेस का तबादला हुआ और आज फिर सुबह दोबारा उनका फ़ोन आया और ज़रा लंबी उनके साथ गुफ्तगू हुई। और वो गुफ्तगू जो थी वो पिछली कुछ जो हमारी आपस में बातचीत हो रही थी उसकी कंटिन्यूएशन थी और वही सवालात मैं उनके सामने उठाता रहा हूं। जो सवाल अभी आपने अपने
इब्तदाई गुफ्तगू में आपने वो सवालात उठाए हैं, तो बस वो अफवाहों की भी बातें हो रही थी, जमहूरियत के लिए ख़तरात की भी बातें हो रही थी। तो उसमें जो उन्होंने मेरे साथ बातें की उसका लुबे लबाब यही है कि वो कह रहे थे कि ये सब अफवाहें गलत हैं और कुछ लोग जो ये समझ रहे हैं मैं फालिज का शिकार हो गया हूँ या मुझे लकवा हो गया और मैं बोल ही नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे फैज़ अहमद फैज़ के कुछ अशार भी और कुछ माजी के वाक़यात भी मुझे सुनाए कि 1996 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जो है वो ख़त्म होने वाली थी और सबको पता था कि ये अब हुकूमत जा रही है। तो उन्होंने कहा उन दिनों में चंद दिनों के लिए बरतानिया गया था और लोगों का ख्याल था मैं वापस नहीं आऊँगा, लेकिन फिर मैं वापस आया। हालांकि मुझे पता था कि मैं जेल जाऊँगा, लेकिन मैं वापस आया और मैं जेल गया और मैंने कई साल तक जेल का सामना किया, मुकदमात का सामना किया। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चेकअप मेरा हो गया है, टेस्ट मेरे क्लियर हैं, मैं कुछ दिनों में वापस आऊँगा और फिर आपके सामने होऊंगा और फिर मैं देखूंगा कि आप मुझे कैसे निकालते हैं। तो कुछ आपसे इतनी तवील उनकी बात हुई, जो कह रहे थे लकवा हुआ है, कोई कहता है फालज हुआ है, कोई कह रहा है कि उनकी शरियान सुकड़ गई, कोई कह रहा है कि उनका दिल का मामला था। तो क्या लगा आपको गुफ्तगू में कि सदर साहब की तबीयत जो है वो कैसी थी, और अगर इतनी अफवाहें फैलाई गई हैं तो इसका मकसद क्या हो सकता है? मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि उन्होंने हमारे जो बात सहाफ़ी दोस्त हैं उनकी खैर खैरियत पूछी और कुछ ऐसे सहाफ़ियों का भी जिक्र किया जिनकी कल लाहौर में अताउल्लाह कासमी साहब के घर नवाज शरीफ साहब के साथ बातचीत हुई थी और उन्हें एग्जैक्टली पता था कि किस सहाफ़ी ने नवाज शरीफ साहब से क्या बात की है, और मुझे नहीं पता था इस बात का क्योंकि मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास तो बड़ी अंदर की खबर है, बड़ी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है आपके पास, और उनके लबो लहजे से ऐसे लग रहा था वो नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे और कहीं पर भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो बोल नहीं सकते या उनकी ज़ुबान में लुकनत है। और ये उन्होंने ज़रूर कहा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है कि हम सियासतदान जो हैं वो अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते। शायद मैंने भी सबक नहीं सीखा, औरों ने भी सबक नहीं सीखा, और ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हम दोबारा इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब को कहना पड़ता है कि वो मार्शल लॉ को कबूल नहीं करेंगे। तो इस बात को वो अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन कहीं पर भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो बोल नहीं सकते या उनकी ज़ुबान में लुकनत है। इस हवाले से जितनी भी खबरें हैं अखबारों में, मेरा ख्याल है कि जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पे, उसके बाद मेरा ये इंप्रेशन था कि तमाम खबरें गलत हैं। मीर साहब, बहुत दिलचस्प बात है जो आपने बताई है, मगर मैं थोड़ी सी इस बात को आगे बढ़ाती हूँ और अपने जो बाकी मेहमान हैं उनको भी मैं शरीक करती हूँ। शफकत महमूद साहब, जल्दी से बात कर लूँ कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो सारी बात हो रही है दबाव के हवाले से, क्या वाकई प्रेसिडेंट जरदारी पर दबाव था, और अगर था तो किसका दबाव था? आपकी पार्टी के अंदर क्या इत्तलात है? जी शुक्रिया आसमा, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। पहले तो खुशाइंद बात है कि जरदारी साहब की तबीयत बेहतर है और वो रूब सेहत हो रहे हैं, क्योंकि हम तो यही चाहेंगे कि वो सेहतमंद हों। जहाँ तक दबाव का तल्लुक़ है, वो तो आप सबको मालूम है कि इस वक्त जो बहुत सारी चीज़ें जो थीं वो चल रही थीं, उसमें ये मेमो गेट का मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उसमें कमीशन एक मुकर्रर हो गया। उससे पहले NRO के ऊपर फ़ैसला आया और हुकूमत से पूछा गया कि NRO के ऊपर अमल दरामद जो है वो किया जाए, और वो भी मामला अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। तो सियासी तौर पे तो मुख्तलिफ दबाव हैं। उससे पहले PMLN ने गो जरदारी गो मुहिम भी चलाई थी, और पता नहीं अब है या नहीं है या ख़त्म हो गई है, लेकिन बहरहाल वो चलाई गई थी। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ही धुआंधार तकरीर लाहौर में की थी। तो ये सारी चीज़ें, एक मामला तो ऐसा बन रहा था जिसको आप सियासी तौर पे एक दबाव की कैफियत कह सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी दुरुस्त है कि उनको एक दिल की तकलीफ़ पहले थी तो वो बढ़ सकती है, लेकिन किसी और हल्के से, किसी मखसूस हल्के से भी उनके ऊपर दबाव था, जिस तरह की र्यूमर्स इस्लामाबाद के अंदर फैली हुई हैं। मेरा ख्याल है कि एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि जो मीटिंग हुई थी जरदारी साहब की हमारे अस्करी अदारों के सरबराहान के साथ और हुसैन हक्कानी के साथ, वो एक ऐसा मामला था जो कि जहाँ पे ज़रूर 3-4 के घंटे की मीटिंग में बहुत सारी बातें सामने आई होंगी, लेकिन मैं ये साफ कहूँगा कि हमें कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती कि जिसमें कोई गैर आइनी इक़दाम जो है उसकी कोई सूरत नज़र आ रही हो। और बल्कि ये कहना कि मार्शल लॉ आएगा या नहीं आएगा, उससे हम एक स्पेकुलेशन की फ़िज़ा पैदा करते हैं। लेकिन मैंने तो उस पर एक आर्टिकल भी लिखा था कि मुझे तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही
कि जिसमें कोई मिलिट्री रूल, मार्शल लॉ या कोई गैर आईनी इक़दाम अच्छा, हो, मैं शफकत जो साहब, भी होगा अदालत में मीर साहब होगा। के पास वापस जाके दोबारा इधर आऊंगी। मीर साहब, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की जो बात शफकत साहब कह रहे हैं कि कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही गैर आईनी इक़दाम की, आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखिए, बज़ाहिर तो हमेशा पाकिस्तान में जब भी जमहूरी हुकूमत होती है तो यही कहा जाता है कि कोई गैर आईनी इक़दाम जो है उसका खदशा नहीं है, लेकिन हम देखें कि पिछले 63 साल में 4 दफ़ा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग चुका है और हर मरतबा जो अदालतें हैं वो उसको जायज़ करार दे देती हैं। तो इसलिए हम अपनी अगर सियासी तारीख को सामने रखें तो गैर आइनी इक़दाम का ख़तरा हर वक्त पाकिस्तान में मौजूद रहता है, और ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ती हैं और जब बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों का ये ख्याल हो कि कुछ सियासतदान जो हैं उनको अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खुफिया तौर पे हमायत फ्राहम की जा रही है। और अभी आप जो कह रही थी कि MQM और मुस्लिम लीग काफ और ANP तो अभी तक आसिफ जरदारी के साथ खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद कल ही नवाज शरीफ साहब ने जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने बहुत खुल्लम खुल्ला ये कहा कि एक जो खुफिया इदारा है उसने एक जमात को पैसे दिए हैं ताकि वो बड़े बड़े जलसे मुनक्कद करें। तो अगर नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई वजूहात तो होंगी, वो हवा में तो बात नहीं कर रहे। और अच्छा, ये सर शफकत साहब इसके ऊपर जवाब जरूर देंगे। मैं एहसन साहब के पास आती हूँ। एहसन साहब, मियाँ साहब ने कल ये बात की है और उनके ख्याल में अभी भी जो कुछ खुफिया इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आपकी लीडरशिप जो कि गई है कोर्ट के अंदर, ट्रैप हुए हैं कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह रही दानस्ता, मगर दानिस्तगी में वो नादानिस्तगी में वो ज़रूर हो सकते हैं। शुक्रिया आसमा। मैं पहले एक बात की ज़रा वजाहत कर दूँ। हमारी पार्टी का पिछले 10 साल से एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने 99 के बाद मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ गैर आइनी जो इक़दाम हैं उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद की है और किसी मौके पर ना जनरल मुशर्रफ से मुफाहमत की है, ना किसी किस्म का समझौता किया, चूँकि हम समझते हैं कि 60-62 साल की तारीख का एक नतीजा जिस पर सब मुत्तफ़िक हैं वो ये है कि जो मिलिट्री इंटरवेंशन है वो कोई सलूशन का हिस्सा नहीं है, वो इस मुल्क को मज़ीद प्रॉब्लम्स में डाल देता है। लिहाजा इस पर तो कोई कलाम ही नहीं या इस पर कोई बहस ही नहीं हो सकती। कल नवाज शरीफ साहब जब दानिश्वरों के पास बैठे थे तो उसके मैं भी उनके साथ था, वहाँ पर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया जब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि क्या इस वक्त आप मार्शल लॉ का कोई इम्कान देखते हैं और अगर मार्शल लॉ आएगा तो क्या आप उसकी हमायत कर सकते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मार्शल लॉ का मुतहम्मल नहीं हो सकता और मार्शल लॉ की हमायत करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमें फ़र्क रखना चाहिए, एक जमहूरियत का निज़ाम है और एक हुकूमत है। निज़ाम और हुकूमत के अंदर फ़र्क है। हम जमहूरियत के दिफा के लिए हर आखिरी हद तक जाएंगे चूँकि जमहूरियत इस मुल्क के वफाक के लिए नागुज़ीर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक हुकूमत जो नाअहल हो चुकी है, जो करप्शन का शिकार है, जिसकी 3.5 साल में कारकर्दगी लोगों की नज़र में सिफर है, उस हुकूमत का दिफा हम नहीं करेंगे। चूंकि इस वक्त जो हुकूमत दबाव में है, मेरे नज़दीक ये तमाम दबाव हुकूमत का सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स हैं, हुकूमत के खुद साख्ता जख्म है, उसकी कारकर्दगी का बहरान है, उसकी गलत तरजीहात हैं और उसकी करप्शन और नाअहली है जिसकी वजह से हुकूमत ने खुद को पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल के हल से रेलेवेंट कर लिया है। आपको जो सिग्नल्स आ रहे हैं जो मुख्तलिफ जगहों से, मसलन खुल के बात हो जाएगी, मतलब मुख्तलिफ सर्कल्स जो खास हल्के होते हैं उनकी तरफ से सिग्नलिंग तो होती है ना? नहीं, हम ना किसी से सिग्नल लेते हैं ना देते हैं। आपकी पार्टी नहीं, मगर वो जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है। जो केस की बात की कि हम अदालत में क्यों गए, देखिए अदालत में जो हम गए वो हम ना किसी से इशारा लेकर गए। हर पाकिस्तानी, आप किसी से पूछिए, वो समझता है कि उस मेमो के अंदर जो मदरजात हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से बहुत मौलिक है। हमने कोर्ट में जाकर क्या कहा है, हमने किसी को गद्दार नहीं कहा, हमने किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया। हमने अदालत को ये कहा है कि अदालत इनकी एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करे ताकि कौम को पता चले कि अगर ये मेमो सच्चा है तो वो कौन से किरदार हैं जो पाकिस्तान के मफादात को अपने सियासी फ़ायदे के लिए बेचने के दूसरे मुल्क को तैयार थे। एहसन साहब, ये बात तो फिर तय हो गई कि आप किसी गैर आइनी इक़दाम में हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे। नहीं, देखिए पाकिस्तान में जमहूरियत की बका हमारे सियासी ईमान का हिस्सा है, इसलिए कि पिछले 64 सालों में हमने देखा है कि जब जमहूरियत जाती है कभी मशरकी पाकिस्तान टूटता है, कभी बलूचिस्तान का हाल होता है और इसी तरह ये वफाक मुंतशिर हो जाएगा। इस मुल्क का हाल तो जमहूरियत के साथ है, लेकिन आज भी हम जो नताइज भुगत रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक फेयर एंड फ्री जमहूरियत